एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ ई इनवॉइसिंग का। ई इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी पर्सन, जब से जीएसटी आया है, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 से लेके जिसकी भी फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 जुलाई 2017 से आया तो 17-18 वॉज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 18-19, 19-20 और 20-21, इन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, योर टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीस, तो फिर आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी ग्रेटर देन हो जाता है अगर 50 करोड़ से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पैन बेसिस पे अगर टर्नओवर आपका 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो आप ई इनवॉइसेस के लिए एलिजिबल होंगे, ई इनवॉइसिंग करनी होगी। सर क्या है ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट? बेटा ई इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी पर्सन जब भी 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है, उस ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर को एक जीएसटी वालों ने पोर्टल दिया है। पहले मैं बता दूं, जीएसटी के 3 पोर्टल हैं आज की डेट में, 3 पोर्टल्स हैं। एक तो हमारा नॉर्मल जीएसटी का पोर्टल है, एक हमारा होता है ई वे बिल का पोर्टल, और एक होता है हमारा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। गवर्नमेंट ने 3 पोर्टल्स दिए हुए हैं, जिसमें से ये वाला पोर्टल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी लोग ई इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे, यानी ई इनवॉइसिंग के दायरे में कौन आएगा, 2017-18 ऑनवर्ड्स, जिनका भी 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाएगा किसी भी एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको, ये पहले लिमिट 500 करोड़ हुआ करती थी, फिर 100 करोड़ हुई, अब 50 करोड़ है। 1 अक्टूबर 20 से ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आया था, तब 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले थे, फिर 1 जनवरी से 100 करोड़ वाले, और अब 1 अप्रैल से 50 करोड़ से ऊपर वालों को ई इनवॉइसिंग करनी है। तो इनको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझ पर ई इनवॉइसिंग लागू हो गया, तो मुझे क्या करना होगा, ई इनवॉइसिंग के लिए मुझे जो भी मेरा इनवॉइस है, पहले मुझे वहां से अपना इनवॉइस बनाना होगा, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद मुझे एक स्कीमा GSTR INV1, ये इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके मुझे मिल जाएगी। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर मुझे मिल जाएगी एक क्या, एक INV01, ठीक है। ये एक स्कीमा है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इनवॉइस को इस स्कीमा में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस स्कीमा के अकॉर्डिंग करना होगा। ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि हर एक का बिलिंग का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो पोर्टल कंफ्यूज हो जाएगा सबका। तो सबके डाटा को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीमा लॉन्च करी है, जो कन्वर्ट कर देगी आपके इनवॉइस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। उस इनवॉइस को आपको अपलोड करना पड़ेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, और यहां इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करने के बाद जीएसटी के जो ऑफिसर हैं वो आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको एक इशू करेंगे, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके इनवॉइस पर डल जाएगा, उस पर एक साइन भी होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट के डिजिटल सिग्नेचर होंगे, और साथ में एक क्यूआर कोड भी जनरेट होगा। ये क्यूआर कोड क्या होता है, ये क्यूआर कोड ऑफलाइन आप इसे, जैसे इस क्यूआर कोड को अपने इनवॉइस के ऊपर लगाओ, जैसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, इसके अंदर IRN नंबर दिख जाएगा और सिग्नेचर दिख जाएंगे, प्लस अदर डिटेल्स दिख जाएंगी इनवॉइस की। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक फॉर्मेट है, जो हमें एक फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी पड़ेगी। यानी आपको क्या काम करना है, पहले आपको देखना है कि आप क्या ई इनवॉइसिंग में आए या नहीं। सर मैं आ गया इनवॉइसिंग में, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले साल 50 करोड़ का, या पिछले से कभी भी मैंने 50 करोड़ का टर्नओवर किया है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग में आ गए, अब क्या करूं सर, आप जैसे इनवॉइस बनाते हो वैसे ही बनाते रहो। उस इनवॉइस को एक GST INV01
एक स्कीमा है उसमें इंपोर्ट करके कन्वर्ट कर दो और उसको एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर दो। वहाँ से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा हर इनवॉइस का, जो प्रॉपरली डिजिटली साइंड होगा। एक क्यूआर कोड मिल जाएगा जिससे आप क्यूआर कोड, एक स्कैनर है, ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में हेल्प में जाएंगे तो वहाँ एक iOS और एंड्रॉयड के लिए कोड स्कैनर एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन चलेगी, इससे आप स्कैन कर सकते हैं। उस कोड को, जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, डिटेल सारी मिल जाएंगी इनवॉइस की, प्लस रजिस्ट्रेशन IRN वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। जब अब ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करेगा, ये इनवॉइस किसको देगा, हमेशा सप्लायर को, और सप्लायर इसे किसे दे देगा, इनवॉइस को रिसिपिएंट को। अगर जैसे ही IRN जनरेट होगा, साइंड होगा, क्यूआर कोड तो सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे ही हमारे IRN वगैरह की, जैसे ही IRN जनरेट होगा और वो डिजिटली साइंड होगा, वो इनवॉइस जो आपने पोर्टल पे भेजा था वो बन जाएगा ई इनवॉइस। अब इस ई इनवॉइस के बेसिस पे आप अपने माल का मूवमेंट करेंगे, प्लस सप्लायर को ई इनवॉइस देंगे। अगर आपने ई इनवॉइस लगता था और आपने उसको ई इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं करा, कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना था, IRN जनरेट कराना था। अगर आपने ये सारा काम नहीं करा तो इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस से आपने अपने माल को निकाल दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि ये विदाउट इनवॉइस गुड्स निकला है। तो प्लीज मेरी बात समझिए। सर इससे फायदा क्या होगा ई इनवॉइस से, वो भी बता दीजिए, फिर हमें ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। देखो जरा फायदा किसे किसे को, एक तो समझो सप्लायर। सप्लायर को क्या फायदा होगा, जैसे ही वो इस इनवॉइस को कहां पे ट्रांसफर करेगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसकी डिटेल GST पोर्टल पे भी भेज देगा और अगर ई-वे बिल पोर्टल पे भी भेज देगा। ई-वे बिल आपको ध्यान है 2 पार्ट्स में भरा जाता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे भी पढ़ेंगे। 2 पार्ट में भरा जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या गुड्स जा रहा है, किसको जा रहा है, रिसिपिएंट की डिटेल, हमारा GSTN नंबर, रिसिपिएंट का GST नंबर, वो सारा। पार्ट बी के अंदर हम डिटेल भरते हैं अपने व्हीकल की। तो क्या होगा, जैसे आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भेजेंगे, ये पोर्टल ये जानकारी ई-वे बिल पोर्टल को दे देगा, प्लस GST कॉमन पोर्टल को दे देगा। अब एक बात आप मुझे बताइए, अब तक क्या करना होता था, इनवॉइस अगर ऐसा नहीं होता था, मैं जनरल इनवॉइस से माल निकालता था तो उस इनवॉइस की डिटेल में GSTR 1 में फाइल करता था, जिससे भाई इनवॉइस वाइज अगर B2B सप्लाई है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो सारा का सारा ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये B2B ट्रांजैक्शन पे लगता है केवल। तो आपको ध्यान होगा, अगर ई इनवॉइसिंग को हम भूलें और मैं B2B ट्रांजैक्शन अगर करता था किसी के साथ, तो मैं उसकी इनवॉइस की डिटेल कहां पे डालता था, GSTR 1 में, प्लस मेरे को एक ई-वे बिल भी भरना पड़ता था माल निकालते समय। पार्ट ए भरना पड़ता था, फिर पार्ट बी भरना पड़ता था, तब माल का मूवमेंट स्टार्ट होता था। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर जरा सिंपल सा है, हमने इनवॉइस, कोई काम बढ़ा नहीं है, हमने इनवॉइस को जैसी पोर्टल पे अपलोड करा तो हमारे लिए क्या आसानी हो गई। अब जब हम GSTR 1 भरने जाएंगे तो हमें इनवॉइस की डिटेल भरनी होगी, ऑटो फिल्ड आएगी, बताइए जरा। तो एक तो GSTR 1 की परेशानी से बच गया, ई-वे बिल का पार्ट ए भरा हुआ आएगा, और अगर मैंने साथ में ही ऑप्शनल अगर ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी दे दी थी अपने इनवॉइस में, तो ई-वे बिल का पार्ट बी भी भरा हुआ आएगा, तो मेरे लिए ऑटो फिल डिटेल्स आ जाएंगी। तो सप्लायर के लिए टाइम सेविंग हुई या नहीं हुई? यस। 2 जगह भरना पड़ता था सिर्फ, अब तो एक इनवॉइस को स्कीमा से 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है और उसे अपलोड कर देते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आती है। तो सप्लायर के लिए आसानी क्या हो गई, उसका टाइम सेविंग हो गया, GSTR 1 भी हो गया। और ये रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अच्छा एक सप्लायर को क्या करना पड़ता था, सप्लायर को 3 कॉपीज में, सप्लायर को 3 कॉपीज में बिल देना होता था गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में 2 कॉपीज में। ध्यान है आपको? यस सर। तो भाई अब अगर ये ई इनवॉइसिंग होगी तो कुछ नहीं है, PDF फॉर्मेट में होगा, जहां पे भी डिपार्टमेंट अगर पकड़ेगा रास्ते में ट्रांसपोर्टर को तो कुछ नहीं है, वो PDF का बिल दिखा देगा और डिपार्टमेंट वाले QR कोड से स्कैन कर लेंगे, जो ऑफलाइन स्कैन हो जाता है, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और सारी डिटेल आ जाएंगी। तो क्या आप फिजिकल कैरी करने की जरूरत है?
No, sir. वो भी बचेगा, सप्लायर का वो काम भी बचेगा। रिसिपिएंट के लिए अगर हम बात करें, रिसिपिएंट क्या काम कर, इसके लिए क्या है, पहले क्या होता था, इसने एक माल खरीद लिया, इनवॉइस पे इसने अपना जीएसटी पे भी कर दिया, अब बाद में क्या हुआ, सप्लायर ने उस इनवॉइस को चढ़ाया नहीं, तो क्या रिसिपिएंट को उसका आईटीसी मिलता है? 2B में नहीं आ रहा तो मैक्सिमम 5% और ले सकता है। आपको ध्यान है रूल 36(4), अगर नहीं भी आ रहा है तो 2B में नहीं आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा 5% और ले लेगा, और उसका भी बाद में जो है रिवर्सल होगा अगर वो 2B में नहीं आएगा। तो क्या होता था, जीएसटी वाले कहते थे कि भाई अगर आपका सप्लायर ने ये बिल नहीं दिया है तो ये बिल फेक है, हम तो ये मानेंगे, और तुम्हें जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। तो रिसिपिएंट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता था, वो सप्लायर को फोन ही करता रहता था, सप्लायर भैया बिल फाइल कर दो वरना मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब रिसिपिएंट को क्या ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, या रिसिपिएंट को ऑटोमेटिकली 2A में आ जाएगा? Automatically. 2A में आएगा, 2B में आएगा इनवॉइस हाथों हाथ? 2A में आएगा। 2A रियल टाइम चलता है, 2B तो मंथ के वही जो डेट के बाद पॉपुलेट होता है, GSTR 1 फाइलिंग होने के बाद पॉपुलेट होता है ना, या IFF के बाद। तो रिसिपिएंट के लिए भी आसानी हो गई कि ये फेक इनवॉइसिंग से बच गया। इसके अलावा गवर्नमेंट, लोग पहले इनवॉइस काट देते थे, बाद में आपस में सेटलमेंट कर लेते थे जब रिसिपिएंट के पास पहुंच जाता था माल, और जो है वो इनवॉइसेस फाड़ वूड़ दिया करते थे, तो बहुत सारा टैक्स इवेजन हो जाता था। पहले इनवॉइस काट दिया, रिसिपिएंट ने माल ले लिया, कुछ पकड़ा नहीं गया तो इनवॉइस फाड़ देते थे। अभी क्या है, ई इनवॉइस हो गया। क्या अब कोई फेक बिलिंग का काम हो सकता है, या अब गवर्नमेंट ट्रैक आसानी से कर सकती है, सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में है, कितना माल गया, कहाँ गया, किसको गया, सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में है, तो गवर्नमेंट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया। मेन बात आई, सर गवर्नमेंट ऐसे इनवॉइसिंग कर कैसे सकती है, गवर्नमेंट पे राइट कहाँ आया से आया? अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 31, जहां टैक्स इनवॉइस के बारे में बात कही थी, वहीं पे सेक्शन 31 ने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट हैज द पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, on the recommendation of GST Council, government has the power to decide the manner of issuing tax invoice. तो मैनर गवर्नमेंट के हाथ में था टैक्स इनवॉइस इशू करने का, डिसाइड करने का, और वो मैनर उसने ई इनवॉइस डिसाइड कर लिया। तो बताइए क्या इसे रोका जा सकता है, या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से ही ये हो सकता है? इसके लिए सीजीएसटी एक्ट में कोई सेक्शन लाने की जरूरत है, या रूल्स के थ्रू ही हो जाएगा ई इनवॉइसिंग? तो इसीलिए एक रूल बनाया गवर्नमेंट ने, रूल 48(4), और रूल 48(4) से ई इनवॉइसिंग गवर्न करा। तो एक पोर्टल डिजाइन हो गया। अब पोर्टल वालों ने ये कहा कि भाई रिलायंस है, टाटा है, ऐसे जिनके 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इनके तो इनवॉइस ही बहुत सारे होते होंगे। अब अगर इन इनवॉइस, बहुत सारे इनवॉइस को हमारे यहाँ अपलोड किया जाएगा और हम इन्हें स्टोर भी करा करेंगे सारे इनवॉइसेस को अपने यहाँ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें तो कितना भी हैवी सर्वर लगा दीजिए, हजारों लाखों इनवॉइसेस होंगे, कितना स्टोर कर पाएंगे हम? तो गवर्नमेंट ने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये इनवॉइस पोर्टल जो है ये सिर्फ 24 घंटे तक अपने पास रखेगा इनवॉइस की डिटेल, उसके बाद डिटेल यहां दे देगा, और ये पोर्टल सिर्फ जरूरी डिटेल्स ले लेंगे इनवॉइस की। उसके बाद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल 24 आवर्स के बाद इस इनवॉइस को डिलीट कर देगा, बस IRN से वेरीफाई हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ अगर आपने ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब आपको लगता है यार ई इनवॉइस गलत रजिस्टर्ड हो गया, कितने टाइम में आप इसे कैंसिल कर सकते हैं? 24 आवर्स, क्योंकि अगर 25 घंटे हो गए तो जहां रजिस्ट्रेशन कराया इसी के पास नहीं रहा, इनवॉइस कैंसिल कहां से कराएंगे? और यहां तो सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल हुई है, यहां कोई इनवॉइस थोड़ी ना है। तो इफ यू वांट टू कैंसिल दी इनवॉइस, तो इसके लिए हमारे पास टाइम केवल और केवल कितने घंटे का है? 24 घंटे का। सर अगर हम इसके बाद मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां तो अब कुछ हो ही नहीं सकता 24 घंटे के बाद। मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी कहां फिल हो गया है? GSTR 1 में फिल हो गया है, 1 का मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, 1 में आप जाके मॉडिफिकेशन कर दीजिए, या नेक्स्ट GSTR 1 में इस डिटेल को मॉडिफाई कर दीजिए। GSTR 1 के थ्रू हो सकता है। कोई दिक्कत यहां पे? अब तक कोई परेशानी? तो सर एक बार रिपीट करिए, किन लोगों पे एप्लीकेबल है? 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर, कब से? 17-18 से लेके पिछले साल तक, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में पैन बेसिस पे। सर ये पावर आई कहां से? सेक्शन 31 में।
कौन सा रूल बनाया फिर गवर्नमेंट ने बनाया रूल 48। अच्छा, इसके लिए करना क्या होगा, एक पोर्टल है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उस पर आपको अपना जो भी आप इनवॉइस बनाते हैं उसमें एक GSTR INV 01 की एक स्कीमा से स्टैंडर्डाइज करेंगे, और उस स्कीमा में जब आपकी डिटेल भर जाएगी, तो जैसे हम कोई भी फाइल को XML में कन्वर्ट करते हैं, आप पहले अपना बिल बनाएंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे INV 01 में, उसकी गवर्नमेंट ने हेल्प दी हुई है, उसे डाउनलोड करके उसमें कन्वर्ट कर देंगे, 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस जो फाइल बन के आएगी उस फाइल को अपलोड कर देंगे कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल वाले इसका IRN दे देंगे, साइन कर देंगे और एक QR कोड दे देंगे, और QR कोड ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस पर आ जाएगा। रास्ते में कहीं पकड़े जाएंगे, अब कोई फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, इनवॉइस स्कैन हो जाएगा। सर अगर इंटरनेट नहीं आ रहा होगा तब भी आप जो है इनवॉइस स्कैन कर सकते हैं, ये आप इसकी हेल्प डाउनलोड कर लीजिएगा वही IRN पोर्टल से, IRP पोर्टल से, राइट। तो ये इनवॉइसेस हैं, ये ट्रांसमिट रिसीव प्रोसेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डालेंगे, वहां से क्या मिल जाएगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। इनवॉइस किसको देगी गवर्नमेंट, सीधे रिसिपिएंट को नहीं, सप्लायर को दिया जाएगा। सप्लायर किसे देगा, रिसिपिएंट को। जब तक IRN नहीं होगा ये इनवॉइस नहीं कहलाएगा, और बिना इनवॉइस के कोई भी इनवॉइस हो विदाउट इनवॉइस ही ट्रांसफर माना जाएगा। ई इनवॉइस हेल्प करता है ऑटो रिपोर्टिंग में, GST रिटर्न में और ई-वे बिल में। बोलो ये बात समझ में आई? Yes, sir. ई इनवॉइस से GSTR 1 और ई-वे बिल अपने आप भर जाएगा, टाइम बचेगा। इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर। भाई अगर एक बार डिटेल भर गई है, इसके बाद अगर आप रीजनरेट करेंगे बिल और मान लीजिए भेजेंगे, अगर कोई डुप्लीकेशन ऑफ एरर होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस बायर के यहां भी कोई एरर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उसके ITC में इनवर्ड में उसको मिल जाएगा, यानी एरर लेस काम हो जाएगा। उसने फाइल नहीं किया इसलिए मेरे यहां नहीं आ रहा, या वो फाइल कर रहा है कोई एरर आ रही है, या डिटेल डुप्लीकेसी हो रही है, कुछ नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होगा सब काम, वो स्कीमा सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर देगी। मैचिंग ही रहेगी। अब ITC की नॉन मैचिंग का क्वेश्चन उठेगा क्या? अब तो मैच ही होगा, 1 ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, 2A में वहां पे आ जाएगा, ठीक है। टैक्स इवेजन वगैरह ये सब भी कम हो जाएंगे, फेक इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रूल कौन सा है, 48(4) GST INV 01, इसके लिए क्या है, ये आपके इनवॉइस को सिर्फ एक स्कीमा है, इसके अंदर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कॉमन पोर्टल ही है, तीनों पोर्टल कॉमन है। कॉमन पोर्टल का मतलब क्या होता है, जैसे CG SG सारे लोगों के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं CGST का अलग है, ठीक है। अगर चाहे तो कमिश्नर के पास पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, वो एग्जम्प्ट कर सकता है किसी पर्सन को, आप ई इनवॉइस मत जनरेट करिए। आप जरा सोचिए, दिल्ली में अभी किसान आंदोलन था, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इंटरनेट बंद कर दो सबके। अब इंटरनेट बंद हो गया, अब किसी कंपनी को ई इनवॉइस जनरेट करना है, अब इंटरनेट बंद हो गए तो पोर्टल पे अपलोडिंग नहीं होगी, तो क्या वो अपना सामान ही ना निकाले? आप बताइए। या ऐसे में कोई एग्जम्पशन पावर होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर रही है तो, या कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि अब हम नहीं जनरेट कर सकते, तो हमारा मूवमेंट, हमारा सप्लाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हो, कमिश्नर के पास पावर है, आप कमिश्नर के पास जाइए, वो ऑन द रिकमेंडेशन इसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका ही इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका सर्विस प्रोवाइडर ने इंटरनेट नहीं चला रखा है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे, कमिश्नर छोड़ेगा, एग्जम्प्ट करेगा या नहीं? No, sir. हाँ, तो ये कोई ऐसी कंडीशन जहां पर ई इनवॉइस जनरेशन पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में कमिश्नर हैज द पावर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, किसके पास पावर होगी, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर। अगर आपने कोई भी इनवॉइस 48(4) के अलावा इशू करा तो क्या वो ई इनवॉइस माना जाएगा जिसपे IRN नहीं है या प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ? ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। और कोई चीज ई इनवॉइस नहीं मानी जाएगी तो क्या वो वैलिड इनवॉइस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देयर इज नो इनवॉइस माना जाएगा, सॉरी, मतलब वो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। अच्छा, क्या इनवॉइस को आप 3 कॉपी 2 कॉपी में इशू करें, वो कंडीशन है या नहीं? No, sir. नो नीड। बहुत ही बढ़िया। कुछ क्लास ऑफ पर्सन को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है इशू ऑफ ई इनवॉइस से। पहले तो किनको इशू करना है वो समझ लीजिए, किनको इशू करना है। जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है,
पहले 500 थी, फिर 100 हुई, अब 50 है। फिर और इसके अलावा किन केसेस में लगेगा? सिर्फ B2B में, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में भी ये लगेगा, ठीक है। और कुछ पर्सन्स को एग्जम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, नॉट रिक्वायर्ड, वो अभी बताता हूं क्या है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में ई इनवॉइसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा नॉर्मल तरीके से ही निकालेगा। दूसरा, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा और हमेशा किसके ऊपर लगता है? सप्लायर, एप्लीकेबल ओनली ऑन सप्लायर। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात, एक्स वाई, वाई इज द रिसिपिएंट, एक्स इज द सप्लायर, वाई पे रिवर्स चार्ज आ रहा है जो वो एक्स से माल खरीद रहा है। एक्स नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी इसका इनवॉइस भी किसे इशू करना पड़ेगा? वाई को, और रिवर्स चार्ज भी लग रहा है वाई पे। वाई पे ई इनवॉइसिंग भी लग रही है। एक्स टू वाई ट्रांजैक्शन जो रिवर्स चार्ज में आ रही है, क्या इसके लिए भी ई इनवॉइसिंग लगेगी या नहीं? बताइए, इस ट्रांजैक्शन पे भी ई इनवॉइसिंग लगेगी या नहीं? मेरी बात समझिए, एक्स एक सप्लायर है, इसने वाई को गुड्स सप्लाई करा, इस ट्रांजैक्शन को गुड्स या सर्विस ये रिवर्स चार्ज के अंदर आ रही है। वाई जो रिसिपिएंट है वो यूजुअली ई इनवॉइस के अंदर आ रहा है, वो अपने सारे ई इनवॉइस ही काट रहा है। अब उसे रिवर्स चार्ज की ट्रांजैक्शन के लिए भी एक इनवॉइस जनरेट करना है, क्या ये इनवॉइस भी ई इनवॉइस होगा या नहीं? बताइए, कौन जनरेट कर रहा है ये इनवॉइस? पहले तो ये बताओ, रिसिपिएंट या सप्लायर? तो ये ई इनवॉइस में नहीं आ सकता, इसे नॉर्मल इनवॉइस ही जनरेट करना है। ई इनवॉइसिंग केवल और केवल सप्लायर ही जनरेट कर सकता है और किसी के पास पावर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिवर्स चार्ज के केस में अगर आपको कोई इनवॉइस जनरेट करना पड़ रहा है माय डियर, तो आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अगर एक्स ई इनवॉइसिंग के अंदर आता है, ये वाई को सर्विस दे रहा है जो रिवर्स चार्ज में आती है, बट ये रजिस्टर्ड है तो ये इनवॉइस काटेगा, भले ही उस पे जीएसटी ये ना दिखाए, जीएसटी रिवर्स चार्ज में वहां जमा होगा। क्या आप बताइए, क्या ये जो एक्स इनवॉइस काटेगा, क्या ये ई इनवॉइस काटेगा या नहीं? ये बाकी सारे ई इनवॉइस ही काट रहा है। बोलो आयुष, अनुज। से काटेगा। काटेगा, तो सप्लायर है, इनवॉइसिंग लग रहा है तो काटना ही पड़ेगा, आईएसडी पे नहीं लगेगा। ये आ गया। इफ इनवॉइस इज इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम, टैक्स ऑन विच इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। अरे भैया, अगर मैंने कोई सर्विस दी है जो रिवर्स चार्ज में आती है, लेकिन मैं सप्लायर हूं, मुझ पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है, तो मुझे इनवॉइस काटना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। किन किन लोगों पर ई इनवॉइसिंग नहीं लगती? अगर आप एसईजेड के यूनिट हैं, देखिए एसईजेड के अंदर दो लोग होते हैं, एक एसईजेड में जो यूनिट जो काम कर रहा है और एक एसईजेड का डेवलपर। तो एसईजेड के यूनिट्स जो एक्सपोर्ट ही करेंगे, बट ऑब्वियस है इनके ऊपर कोई ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। हाँ, नॉर्मल आदमी एक्सपोर्ट करेगा और ई इनवॉइसिंग में आ रहा है तो उसे इनवॉइसिंग में जाना है, लेकिन एसईजेड कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रही है तो ई इनवॉइसिंग में नहीं आएगी। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी ई इनवॉइसिंग में नहीं आएंगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है रोड से, ई इनवॉइसिंग में नहीं आएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ई इनवॉइसिंग में नहीं आएगी। और अगर आपको मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन्स वगैरह पे शो कर रहे हैं कुछ पिक्चर वगैरह, तो भी आप ई इनवॉइसिंग में नहीं आएगा। ये 5 लोग ध्यान रखिएगा, इन्हें ई इनवॉइसिंग कोई मतलब नहीं। आप एसईजेड में आते हैं, व्हाट्सोएवर योर टर्नओवर, ई इनवॉइसिंग में नहीं आएंगे। आप इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी है, कोई भी आपका टर्नओवर हो, ई इनवॉइसिंग में नहीं आएंगे। पैसेंजर सप्लायर है या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं आएंगे। मल्टीप्लेक्स में सिनेमेटोग्राफी फिल्म का एग्जीबिशन करते हैं, उसके लिए एडमिशंस लेते हैं, नहीं आएंगे। एसईजेड डेवलपर मगर एग्जम्प्ट नहीं है, जिसने एसईजेड को डेवलप किया है वो, उस पर ई इनवॉइसिंग लगेगी। हर जगह 500 करोड़ की जगह 50 करोड़ कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं द एसईजेड डेवलपर हुज टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू ई इनवॉइस। एक क्वेश्चन देखिए, महाराजा प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड यूनिट है,
और इसका ही एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी यूनिट है, यानी एक ही आदमी के दो यूनिट है, एक एसईजेड में एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। दोनों की मिला, पेन नंबर तो सेम है, दोनों का मिला के टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर निकल गया। यानी जैसे मैं हूं, मेरा एक एसईजेड में भी यूनिट है और एक डोमेस्टिक एरिया में भी यूनिट है, दोनों का पेन नंबर तो सेम होगा, दोनों का मिला के कितने से ऊपर टर्नओवर निकल गया मेरा, 50 करोड़ से। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं ई इनवॉइसिंग लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? बताइए, ई इनवॉइसिंग लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? सर एसजेड में नहीं लगाएंगे और दूसरे का डीटीए पे टर्नओवर लगाएंगे, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया पे लगाएंगे, बट एसईजेड पे नहीं लगाएंगे। सर ये जनरेट कैसे होता है? पहले तो अपना जैसे भी बनाते हो, अपने जिस भी सॉफ्टवेयर से, अपने ईआरपी से, ओन ईआरपी उनसे बना लो, और उसके बाद इसकी एक स्कीमा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट INV01, उसमें कन्वर्ट कर दो, और उसको कन्वर्ट करने के बाद IR रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डाल दो। इसके बाद रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, डिजिटली साइंड हो जाएगा, QR कोड हो जाएगा, और फिर इसको आप रिसिपिएंट को शेयर कर दो। बोलो कोई परेशानी? सबसे पहले इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओ, पॉइंट नंबर 1, फिर वहां से डाटा, इनवॉइस डाटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब कहाँ चला जाएगा? GST पोर्टल पे भी चला जाएगा और ईवे बिल पे भी चला जाएगा। वहां से GSTR1 भी भर जाएगी, 2A रिसिपिएंट के आ जाएगा और ईवे बिल आ जाएगा। 2A आएगी या 2B आएगी ऑटो पॉपुलेट होके? सर 2 2A। 2B कब आएगी? जब 1 भर के फाइनली मंथली आएगी वो। सर हम कैंसिल करना चाहते हैं, कितना टाइम है कैंसिल करने का? सर अमेंड करना चाहते हैं, कहां करेंगे? IRP पोर्टल पे या GST पोर्टल पे? सर जीएसटी पोर्टल। IRP पे पॉसिबल नहीं है। स्कीमा बताई दी आपको मैंने, INV01 है। सर ये QR कोड क्या होगा? बेटे QR कोड के अंदर क्या क्या होगा जरा समझ लीजिए। इसके अंदर आपकी GST की सारी बातें होंगी। इसके अंदर क्या होगा? IRN होगा, डिजिटली साइंड होगा, ये ऑफलाइन ऐप से ट्रैक हो जाएगा, और टैक्स ऑफिसर इसे कभी भी चेक कर सकता है इसको, किसी भी टाइम पर। ई इनवॉइसिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी एप्लीकेबल है। आप बल्क अपलोडिंग कर सकते हैं IRP पोर्टल पे, अपने कई सारे इनवॉइसेज एक साथ अपलोड कर सकते हैं। एक सर QR कोड क्या होता है? एक QR कोड कौन सा होता है मैं आपको बताऊं, वो यहां से गलती से हट गया। एक QR कोड कौन सा होता है आपका? एक QR कोड होता है पेमेंट वाला। आपने देखा होगा पेमेंट नहीं होता तो वो एक QR कोड दे देते हैं, कहते हैं आप इसे स्कैन करके पे कर दो। वो QR कोड इज नॉट दिस QR कोड। इनवॉइस पे आप दोनों QR कोड भी डाल सकते हैं। वो वाला QR कोड इज कॉल्ड डायनेमिक QR कोड। डायनेमिक QR कोड होता है वो। और ये वाला हमारा QR कोड जो है, ये हमारा नॉर्मल QR कोड है। डायनेमिक QR कोड जो हम चेंज कर सकते हैं, हम बनवाते हैं। ये तो B2C ट्रांजैक्शंस में यूजुअली होता ही है। तो इनमें तो आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक QR कोड और अपना QR कोड दोनों हो सकते हैं। डायनेमिक QR कोड ये किस में यूज होता है? पेमेंट में। लेकिन आपका जो मेन QR कोड है जो IRP पोर्टल से आया, क्या ये पेमेंट में यूज होगा या इंफॉर्मेशन के लिए यूज होगा? इंफॉर्मेशन। ये मैंडेटरी है, और ये तो आप लोगों के पास ऑप्शनल है, तो जस्ट अ पेमेंट मेथड ही तो है। ये B2C में होगा, वो B2B ट्रांजैक्शन में ही मिलेगा केवल। ठीक है, तो उसका डायनेमिक QR कोड का आएगा नहीं। ये था ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग। बताइए, CA इंटर के लेवल के लिए मेरा फास्ट एंड क्रिस्पी सेशन था ये। बोलिए, समझ में आ गया या नहीं? ठीक है बच्चों, यस सर। कोई क्वेरी है? टाटा बाय बाय करें फिर। चलो बाय बाय।